हम लोग कल बात कर रहे थे आपको सेशन कोर्ट ये कब कब बेल देगा। अब टोटल बात ये हो गई कि आपको जमानत कब कब मिल सकती है, लेकिन जमानत मिल जाने मात्र से आप अभिरक्षा से बाहर नहीं आएंगे। अभिरक्षा से बाहर आने के लिए आपको कुछ बंद पत्र ये देने पड़ेंगे, और उन बंद पत्रों को देने के संबंध में जो प्रोविजन है वो कहाँ है, इस पर बात होनी। तो सबसे पहले आपका 484, और इन सेक्शंस में बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है, ये प्रैक्टिकल यूज के सेक्शन है। और रोज आप कचहरी में देखते हैं कि बिना इन सेक्शंस के अंतर्गत बेल बॉन्ड प्रस्तुत किए अभिरक्षा से कोई उन्मोचन होता ही नहीं। तो अभिरक्षा से उन्मोचन के लिए ये बॉन्ड्स आपको प्रस्तुत करने ही करने। सेक्शन 484 कहता है बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। कहता है इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। हम उस दिन बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक अजीब सी बात है। आप ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सिर्फ एक चीज बाध्य कर सकती है, और वो चीज है उसे धन संबंधी नुकसान। हम इस सेक्शन के बेसिकली विरोध में हैं। ये सेक्शन इस प्रकार की सोच के साथ बनाया गया है कि व्यक्ति को न्यायालय में सिर्फ उपस्थित किया जा सकता है धन संबंधी नुकसान का डर दिखाकर। अगर आप उससे श्योरिटी मांगेंगे तो आप किस लिए मांग रहे हैं? आप उससे श्योरिटी तो इसलिए मांग रहे हैं कि अगर वो जिसकी श्योरिटी दी गई है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, तो फिर जो श्योरिटी जिन्होंने जमानत दी है, यानी वो श्योरिटी जिन्होंने श्योरिटी दी है वो एक निश्चित रकम न्यायालय को देंगे। लेकिन न्यायालय को निश्चित रकम दे देने मात्र से वो व्यक्ति जिसके लिए श्योरिटी दी गई थी वो न्यायालय में आ तो नहीं जाएगा। आप अधिकतम जो जमानतियों का कर सकते हैं वो इतना ही तो कर लेंगे कि बंद पत्र समर्पित हो जाएंगे, और बंद पत्र समर्पण की जो प्रक्रिया है वो आगे दी गई है। पुरानी धारा 446 थी और अब आगे आपका 491 हो गई है। तो इतना ही तो आप कर लेंगे, और 491 में जो कुछ लिखा है वो आप कर लेंगे नहीं। प्रतिभूत जो होंगे उनसे वो रकम वसूल लेंगे। लेकिन जिसकी प्रतिभूति दी गई थी वो तो न्यायालय में नहीं आएगा, उसका आपने क्या कर लिया, और उसे तो आपको गिरफ्तार यही करना होगा। अगर आप यहां से उठ के यहां बैठ जाए तो नहीं ठीक रहे, ये अपने आप समझ में आने लायक बात नहीं है। तो वो तो नहीं ही आया, और जब तक वो नहीं आया तब तक विचारण इसमें तो प्रगति हो नहीं सकती, और उसे लाने का तो एकमात्र तरीका यही है कि अब आप जो राज्य की मशीनरी है उसे सक्रिय करें और उसे पकड़कर मंगवा लें। इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। आप ले लीजिए, जमानतियों से जमानत की धनराशि यही तो वसूलेंगे आप, और क्या कर लेंगे जमानतियों का। और अगर जमानती धनराशि नहीं देंगे तो आप उतनी अवधि के लिए उन्हें सिविल जेल में भेज देंगे, प्यूनिटिव नहीं।
हमने कल चर्चा की थी कि 3 प्रकार की जेलें हैं, प्यूनिटिव है, प्रिवेंटिव है, सिविल है, क्रिमिनल जेल है। ठीक है, ये अनेक प्रकार के निरोध। तो अगर जमानती जमानत की धनराशि नहीं देगा तो आप उसे जेल भेज देंगे, बस इतना ही तो करेंगे आप। लेकिन जिसकी जमानत उसने ली थी उसे पकड़वाने के अलावा उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण का सामना करने के लिए विवश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अन्य कोई उपाय ये तो नहीं है ना। क्या कर लेंगे आप उसका? और जो अनुभव है वो अनुभव क्या कहता है कि अगर न्यायालयों में सुनवाई के दिनांक पर 100 लोग उपस्थित हो रहे हैं तो 90 अपनी मर्जी से उपस्थित हो रहे हैं, ना कि इस डर से कि अगर वे न्यायालय में सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर अनुपस्थित हो गए तो उनके जमानतियों को कोई परेशानी होगी, इस डर से वो उपस्थित नहीं हो रहे। आप अभी न्यायालय में चले जाएं, और हम तो रोज जाते ही हैं। अगर 100 मुकदमे लग रहे हैं तो 90 में जो अभियुक्त मामले के लिए सुनवाई के दिनांक पर उपस्थित हो रहा है उसमें जमानतियों की कोई भूमिका नहीं, वो अपने आप उपस्थित हो रहा है। वो इसलिए उपस्थित हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उपस्थित होना चाहिए, इसलिए उपस्थित हो रहा है। वैसे ही जैसे आम समाज जो चोरी नहीं कर रहा है वो इसलिए नहीं कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे 3 साल की सजा हो जाएगी, नहीं, वो इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है अंदर से कि चोरी करना एक गलत बात है, नहीं करना चाहिए। 90% समाज इसलिए चोरी नहीं कर रहा। और आपने जो बेल का सिस्टम बनाया वो क्या बना दिया? आपने बेल का सिस्टम यह बना दिया कि जब तक व्यक्ति 2 जमानती नहीं देगा तब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं। और जमानतियों की जिम्मेदारी कहां तक है कि अगर वो भाग गया, जिसकी जमानत उन्होंने ली थी, तो आप जमानतियों से पैसे वसूल लेंगे। यानी अगर जमानती पैसे देने को तैयार हैं तो वो भाग भी जाए तो भी आप जमानतियों का कुछ नहीं कर लेंगे। तो इस सिस्टम का क्या फायदा? इस सिस्टम का तो नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो जमानतियों की व्यवस्था नहीं कर सकते, और इसका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि अगर वो जमानतियों की व्यवस्था कर ले तो छूट जाएंगे और न्यायालय में उपस्थित न हो तो अब क्या करेंगे? जमानतियों से पैसे वसूल लेंगे। लेकिन उसे तो राज्य की मशीनरी से ही पकड़वाएंगे। इससे बेहतर आप व्यक्ति को उसके पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दीजिए और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है, जहां किसी विदेशी ने भारत की धरती पर कोई अपराध किया हो, ये कोई ऐसी स्थिति दिख रही हो कि उसे अपने बॉन्ड पर छोड़ना ठीक न लगे, केवल उन मामलों में आप जमानतियों की मांग करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये कानून में सुधार होना चाहिए। और इस बार भी अमेंडमेंट हुआ तो भी इस बात पर कोई ध्यान किसी का नहीं था और न दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जमानतियों की मांग करने से आखिर क्या हल हो रहा है, ये कुछ समझ ही में नहीं आता। क्योंकि अगर वो पलटा नहीं, यानी वो उपस्थित नहीं आया जमानत होने के बाद, जिसकी जमानत ली गई, तो आप करेंगे क्या? अंततः राज्य की मशीनरी से पकड़वाएंगे, पुलिस से पकड़वाएंगे, यही तो करेंगे। अधिकतम जमानतियों से वो पैसे वसूल लेंगे, यही तो होगा। और राज्य का, जब लोक कल्याणकारी राज्य है तो उसका
जो उद्देश्य है वो कम से कम ना तो लोगों का उत्पीड़न हो सकता है और ना ही लाभ कमाना, दोनों ही नहीं हो सकते। तो ऐसी दशा में ये जमानतियों की मांग, ये सिर्फ लोगों को, वो भी उन लोगों को जो अक्षम हैं, उन्हें परेशान करने के अलावा और कौन सा फ्रूटफुल पर्पस है जिसको सॉल्व कर रही? कोई इसका कारण हमें नहीं दिखाई देता। इससे बेहतर आप पर्सनल बॉन्ड पर आदमी को छोड़िए, क्योंकि 90% आदमी तो अपने आप उपस्थित आ रहा है, उसमें जमानतियों की कोई भूमिका नहीं। और नहीं अगर उपस्थित आएगा तो आप जैसे जमानती होने पर पकड़वाते हैं, वैसे ही पर्सनल बॉन्ड का वायलेशन हो तो पकड़वा लीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल बॉन्ड भी अगर समर्पित हुआ तो उस व्यक्ति से तो उतने पैसे वसूले ही जाएंगे जुर्माने की तरह, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड इसी बात का होता है, बॉन्ड यानी वचन पत्र, कि अगर हम इस बंद पत्र की शर्तों के मुताबिक उपस्थित नहीं हुए न्यायालय में सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर, तो हमसे इतना रुपया वसूल लिया जाए। तो ये जो जमानत के आदेश के बाद जमानतियों की मांग है, ये अपने पल्ले तो कभी पड़ी नहीं। हमें तो ये एकदम यूजलेस एक्सरसाइज लगती है। हां, आपराधिक मामलों में जहां बहुत गंभीर अपराध हो, विदेशी कोई व्यक्ति उसने भारत की धरती पर अपराध किया, वहां आप जमानती मांगो, बात समझ में आती है। यहां हमें जमानती मांगने की कोई, ठीक है, उपयोगिता ये नजर नहीं आती। लेकिन जैसा कानून है वो तो है ही है, हमारी भावनाओं की या मेरी सोच का कोई मूल्य नहीं हो सकता। और भावना कुछ भी हो, कानून ये है कि क्या होगा उन बंधपत्रों की, जो बंधपत्र जमानतियों द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, और जो बंधपत्र स्वयं अभियुक्त के द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, उनकी रकम, उसकी मांग 484 में की जाएगी। और 484 में अगर जो मांग की गई है वो अत्यधिक है तो उसे घटाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे मांग कर दी गई और आपने बॉन्ड दे भी दिया, तो बॉन्ड देने के समय आप जो कुछ देते हैं वो सिर्फ वचन होता है, सिर्फ वचन, ठीक है। वहां जब आप बेल बॉन्ड फाइल करते हो तो जो आप दे रहे हो वो बेल बॉन्ड में उल्लिखित रकम नहीं है, बल्कि आप न्यायालय को जो दे रहे हो इन एक्चुअल वो सिर्फ एक वचन है कि अगर संबंधित व्यक्ति सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर उपस्थित नहीं हुआ तो हम इतने रुपए की धनराशि न्यायालय के पक्ष में अदा करेंगे। ये सिर्फ एक वचन है। और वचन पूरा करने की क्षमता ये अगर आप में नहीं है तो आपके वचन का कोई अर्थ और मूल्य नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी हैसियत की जांच ये कराई जाती है और उसी व्यक्ति का वचन स्वीकार होता है जिसकी हैसियत इस लायक दिखाई देती है कि वो उतनी रकम दे सकता है जितनी रकम बेल बॉन्ड में लिखी है। इसीलिए आपसे संपत्ति के पेपर कचहरी में लगवाए जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है, आपने 2 लाख की बेल मांग ली और जिससे बेल आपने मांगी वो स्वयं एक कमजोर और गरीब आदमी है, तो उसकी जो दोस्ती होगी, उसके जो रिश्तेदार होंगे वो कोई टाटा और बिरला और अंबानी ये तो नहीं होंगे, वो भी सब उसी की जैसी आर्थिक हैसियत के लोग होंगे। और जब उसकी जैसी आर्थिक हैसियत के लोग होंगे तो वो 2 लाख रुपए की जमानत देने योग्य संपत्ति न्यायालय के समक्ष कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे? और इसे जो नुकसान होगा जमानती न देने की सूरत में, ये जेल में ही रहेगा और कोई काम और कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हम कह रहे हैं
कि यह तरीका गलत है, क्योंकि अगर वो जमानती दे भी दें और उसके बाद ना आए तो आप ज्यादा जमानतियों से पैसे वसूल लोगे, इतना ही तो करोगे। लेकिन आपने जमानत जिस उद्देश्य के लिए ली थी ताकि विचारण कंप्लीट कर पाओ, वो तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको उस व्यक्ति को पकड़वाना ही होगा। क्या करेंगे आप? तो इससे बेहतर आपने जमानती उससे न मांगे होते, सिर्फ उसे उसके पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया होता और ना टर्नअप होता तो उसे पकड़वा लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन आप जमानती मांगेंगे। तो जो गरीब आदमी है उस पर दो ही चारे बचते हैं कि जैसे कचहरी में होता है, या तो वो फर्जी जमानती देगा, ठीक है, और ये जेल में रहेगा, ठीक है। और हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसी इशू पर है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बिहार में लंबे समय से ऐसे ऐसे कैदी बंद हैं कि आपका अगर उन्हें सजा भी हुई होती उन मामलों में तो भी उतने समय वो जेल में नहीं रहते जितने समय वो विचाराधीन बंदी के रूप में रहे। और जब ये स्थितियां देखी गई तब आपका पुरानी सीआरपीसी में 436A, ठीक है, और 436 जैसे प्रोविजन आए कि अगर बेलेबल ऑफेंस में व्यक्ति बेल में है और 7 दिन तक वो जमानतियों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो ये मान लिया जाएगा वो निर्धन है इस धारा के प्रयोजनों से, और फिर उसे उसी के बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए, उसी के पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। और 436A बनाई गई जो अब आपका 479 हो गई है, जिसमें लिखा गया कि किसी भी दशा में व्यक्ति को जितनी मैक्सिमम सजा उसे उस अपराध के दंड स्वरूप दी जा सकती है उससे ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये स्थितियां अब आई हैं और अभी भी जमानत मिलने के बाद जमानतियों की व्यवस्था न होने के कारण अगर कोई जेल में रह रहा है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। खैर, कानून तो है। 484 इसी समस्या के समाधान के लिए रखी गई। हालांकि हम तो जमानती देने की व्यवस्था के ही खिलाफ हैं, लेकिन 484 सेक्शन या जो पूर्व में आपका 440 सेक्शन था वो इसी बात की व्यवस्था कर रहा है कि पहली बात तो न्यायालय से अपेक्षा कर रहा है कि क्या कि इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंधक पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर। मामले की परिस्थितियां यानी किस अपराध में आप जमानत मांग रहे हो, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस क्या है, अभियुक्त के भाग जाने की कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है, केवल उस अपराध में सजा कितनी है, यही एकमात्र कंसीडरेशन नहीं होता। ठीक है, बेल बॉन्ड की रकम निर्धारित करते समय मामले की बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनमें से एक अपराध की गंभीरता भी है। शेष वो न्यायालय यह भी देखेगा कि भाग जाने की संभावना कितनी है, गवाहों को तोड़ने की संभावना कितनी है। ये सारी संभावनाएं देखकर मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर क्या करेंगे, बंद पत्र की रकम को तय करेंगे और वो अत्यधिक नहीं होगी। अत्यधिक नहीं होगी, इस शब्द पर हम लोग कई बार बात किया। इस अत्यधिक शब्द की व्याख्या उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर की जाएगी जिसको रकम या बंधपत्र देना है, उसे ध्यान में रखकर इस अत्यधिक शब्द की व्याख्या की जाएगी। आपके लिए 1 लाख रुपए के जमानती की व्यवस्था करना, यह अत्यधिक रकम की जमानती की व्यवस्था करना, यह कहा जा सकता है शेष लोगों के लिए
हो सकता है 1 लाख रुपया कुछ भी ना हो, क्योंकि उनके लिए उनकी जो दोस्ती रिश्तेदारी नातेदारी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और वो अत्यधिक नहीं होगी। और हमने बार बार कहा कि अधिक होगी, अधिक होगी। जब कहा जाता अत्यधिक नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि अधिक होगी, क्योंकि अगर अधिक नहीं होगी तो जो इफेक्टिवनेस होती है वही चली जाती है। आप डरते किसी भी चीज से तब हैं जबकि आपको पता हो ऐसा न होने से कुछ नुकसान हमें होंगे, तभी आप डरते हैं, अदरवाइज डरेंगे नहीं। तो इसलिए अत्यधिक नहीं होगी लेकिन अधिक होगी। अच्छा, अब वहां पे बैठ जाओ अगर ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है। इसके अलावा अब सवाल ये, जो बंद पत्र की रकम का नियत किया जाना है, ये प्रत्येक वो न्यायालय करेगा जो जमानत देगा, प्रत्येक वो न्यायालय करेगा। और जमानत देने के लिए सशक्त जो न्यायालय है वो धारा 6 की परिभाषा में आने वाला प्रत्येक न्यायालय, क्योंकि 478 हम लोग पढ़कर आए, वो व्यक्ति जो जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है, ठीक है, उसे जमानत दिया जाना। और वहां शब्द प्रयोग क्या था? न्यायालय। वहां न्यायालय शब्द का प्रयोग था। इसका मतलब यह हुआ कि हर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? जमानत दे सकता है। प्रत्येक वो जो कि धारा 6 में न्यायालय की परिभाषा में है वो आपको जमानत दे सकता है, ठीक है। तो वहां शब्द प्रयोग हुआ न्यायालय। आपने 480 पढ़ी थी, यानी पूर्व की 437, उसमें वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय से भिन्न था वो दे रहा था जमानत। तो ऐसे सारे न्यायालय जो यहां जमानत देने के लिए सशक्त हैं वो क्या करेंगे? बंद पत्र की रकम तय करेंगे, और वो बंद पत्र की रकम अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अपेक्षा है कि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। गलती किसी से भी होती नहीं, अपेक्षा पूरी हुई, अत्यधिक हो गई, और जब अत्यधिक हो गई तो बंद पत्र की रकम ये घटाई जानी चाहिए। लेकिन घटाई जाए ये बात पता लगते लगते भी महीना भर लग जाएगा। भाई अत्यधिक है, ये कब पता लगेगा? जब महीने, 2 महीने, 4 महीने वो अपनी व्यवस्था कर ही नहीं पाएगा, तभी तो पता लगेगी, नहीं तो कैसे पता लगेगी? और जब 4 महीने आदमी नहीं कर पाए तो 4 महीने तो अननेसेसरी जेल में रहा। तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय। अब आप कहेंगे कि मानो जमानत सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय ने ही दी है। भाई ये भी तो हो सकता है कि जमानत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने ही दी हो, तो उसके लिए तो लिखा नहीं कि स्वयं के द्वारा दी गई जमानत की धनराशि घटाने का भी उन्हें अधिकार होगा, ये तो लिखा नहीं। लेकिन जो निर्णित केस आए हैं उनके आधार पर उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की चूंकि जमानत संबंधी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं, ठीक है, और वो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी द्वारा जो जमानत मांगी गई उसकी धनराशि घटा भी सकते हैं, तो वो स्वयं जो उन्होंने मांगा है उसकी रकम को घटा सकते हैं। और हालांकि उच्च न्यायालय वो तो कभी धनराशि तय भी नहीं करते। आपके हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, उनमें आप अमाउंट फिक्स कराने के लिए यहां के न्यायालयों में ऑर्डर फाइल करते हैं और फिर वो अमाउंट फिक्स होता है। जहां तक सेशन कोर्ट का सवाल है तो वो जरूर बंदपत्र की रकम निश्चित कर देता है खुद कि इतने रुपए के बंदपत्र और ठीक है जमानतियों के और इतने का स्वयं का दिया जाए। तो वो अगर घटाने की जरूरत पड़ रही है तो घटाया जा सकता है। कहां? 484, ठीक है, 485।
कहता अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंध पत्र, किसी व्यक्ति को बंध पत्र पर या जमानत पत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे बंध पत्र निष्पादित किया जाएगा, और जब उसे बंध पत्र या जमानत पत्र पर छोड़ा जाएगा तो एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा यह सशर्त माना जाएगा कि ऐसा बंध पत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा, और जब तक यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता इस प्रकार बराबर हाजिर होता रहेगा। आपकी जो बेल बॉन्ड की भाषा होती है यही होती है। कचहरी में आप बेल बॉन्ड पढ़ेंगे, बेल बॉन्ड यानी जो प्रतिभुओं द्वारा जमानत पत्र दाखिल किए जाते हैं उनको आप पढ़ेंगे तो यही भाषा लिखी होती है कि हम प्रत्याभूति देते हैं कि फला फला पुत्र फला फला निवासी फला फला ये विचारण के प्रयोजनों से जिस भी न्यायालय द्वारा आहूत किए जाएंगे बराबर आते रहेंगे, यही लिखा होता है। और जो अभियुक्त है उसका स्वयं का बंध पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड वो भी एग्जीक्यूट कराया जाता है, तभी उसे छोड़ा जाएगा। ये कहां लिखा है? 485 में। लिखा ना हो तो वहां आपसे नहीं मांगा जाएगा। फिर कहता है जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने की कोई शर्त यह अधिरोपित की गई है वहां बंध पत्र या जमानत पत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी। ठीक है। अब पर्सनल बॉन्ड ये कचहरी में छपे हुए मिलते हैं और कोई शर्त लगी हुई है तो इसलिए अलग से आप हाथ से लिखकर अंडरटेकिंग वहां बोली जाती है वो भी फाइल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडरटेकिंग अब चूंकि वो छपा हुआ है तो उसमें बढ़ाया तो नहीं जा सकता, इसलिए अलग से अंडरटेकिंग वो भी आप देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसेक्शन 2 में लिखा है कि वो बंध पत्र या उसका जमानत पत्र का भाग मानी जाएगी। अगर कोई शर्त लगी हुई है तो वो भी उल्लिखित करेंगे आप कि हम इस शर्त का भी पालन करेंगे। यदि मामले से ऐसा अपेक्षित है तो बंध पत्र या जमानत पत्र द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को अपेक्षा किए जाने पर आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में हाजिर होने के लिए भी आबद्ध किया जाएगा। तो वो लिखा ही होता है बेल बॉन्ड में। आप जो बेल बॉन्ड फाइल करते हैं उसमें लिखा होता है, आप लिख करके कि इस न्यायालय द्वारा मामला विचारण के लिए जिस न्यायालय को कमिट किया जाए उस न्यायालय के समक्ष, ठीक है, जहां भी जाएगा वहां हम उपस्थित होते रहेंगे, ये लिखा रहता है। ठीक है, यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या प्रतिभू पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं। यानी तुम कह तो रहो कि हम उतनी धनराशि न्यायालय को दे देंगे अगर संबंधित व्यक्ति विचारण के लिए नियत दिनांकों पर उपस्थित नहीं हुआ, जितनी इसमें लिखी है, लेकिन तुम्हारी हैसियत होगी तभी तो दोगे। तो इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी घोषणा के लिए कोई आधार होना चाहिए। ठीक है, तो क्या और कैसी जांच की जा सकती है आपकी घोषणा सत्य असत्य है इसे जानने के लिए? यह आपका सबसेक्शन 4 कहता है, यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रतिभू उपयुक्त या पर्याप्त है अथवा नहीं, न्यायालय शपथ पत्र को प्रतिभुओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें निर्दिष्ट बातों के सबूत के रूप में स्वीकार कर सकता है, अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसे पर्याप्त उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से करवा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है। यानी नॉर्मल कोर्स में जो बेल बॉन्ड के साथ एफिडेविट जाता है, एक एफिडेविट जाता है जिसे आप ओथ कमिश्नर से तस्दीक करा के लाते हो और जिस पर 10 रुपए का टिकट लगता है। ठीक है, तो नॉर्मली उस शपथ पत्र को अगर आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें जमानती के द्वारा यह घोषणा होती है और जो प्रॉपर्टी के पेपर आपने लगाए होते हैं उस पर आपने टिक किया होता है, ठीक है, कि हमने इसमें
खेत का खसरा लगाया है, खेत की खतौनी लगाई, क्या लगाया है, वो सारा आप टिक करते हैं। तो जो शपथ पत्र है उसमें जो आपने घोषणा की है वो इस तथ्य के लिए सबूत के रूप में न्यायालय स्वीकार करेगा, करेगा नहीं कहना चाहिए, न्यायालय स्वीकार कर सकता है कि आपकी हैसियत इतनी है कि आप उतनी रकम अगर जरूरत पड़ी तो दे सकेंगे। इस बात के सबूत के रूप में आपका एफिडेविट स्वीकार हो जाएगा। और एविडेंस एक्ट में कहा है कि नॉर्मली तथ्यों को शपथ पत्र से साबित नहीं किया जाएगा। नॉर्मली शपथ पत्र इससे साबित नहीं होगा। जब लिखता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां कहां लागू होगा और कहां कहां लागू नहीं होगा, तो लिखता है कि शपथ पत्रों को यह लागू नहीं है। लेकिन वहीं पर एक बात लिखता है कि अगर कोई कानून है, कोई विधि है और वो किसी तथ्य का सबूत शपथ पत्र के माध्यम से लिया जाना अनुज्ञात करती तो ऐसा होगा भी, यानी हो भी जाएगा। तो साक्षी की जो सॉल्वेंसी है, साक्षी कह रहा है जमानती की जो सॉल्वेंसी है, ठीक है, सॉल्वेंसी मीनिंग देयर बाय पर्याप्त, उसकी क्षमता, अगर वो उपस्थित नहीं होता तो जमानत पत्र की रकम देने की, इसकी जांच के लिए उसका एफिडेविट पर्याप्त माना जाएगा। लेकिन अगर न्यायालय चाहे तो स्वयं या न्यायालय का जो अधीनस्थ मजिस्ट्रेट हो, सेशन दे देता है और फिर मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल होती है और फिर वहां से तस्दीक जाती है कचहरी की भाषा में, तो जांच होकर आ रही है सफिशिएंसी के पॉइंट पर, ठीक है। और सफिशिएंसी के पॉइंट पर जांच कराने की शक्ति उन्हें कहां से मिलती है? 485 सबसेक्शन 4। जो कुछ भी वहां हो रहा यहां लिखे हुए के प्रभाव से हो रहा, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है। ये होने के बाद ही आप छोड़े जाते हैं। क्या कहता है 486 प्रतिभुओं द्वारा घोषणा, ठीक है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के समय उसका प्रतिभू है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियां दी जाएंगी। जमानत अभियुक्त को ही मिलेगी ऐसी बात नहीं है। आपसे कहा गया था साक्षी हो, ठीक है, आप गिरफ्तार होके आ गए, ठीक है, एनबीडब्ल्यू पर, तो आपको भी जमानत मिलेगी, ठीक है। कहां? 436 या 478 में, ठीक है। और नॉर्मली अभियुक्त को मिलती है, क्योंकि नॉर्मली अभियुक्त के अलावा जमानत मिलते आप देखते नहीं, इसलिए आपकी यह गलतफहमी है कि अभियुक्त के अलावा किसी और को जमानत पर छोड़ा जाता ही नहीं, ठीक है। लेकिन अन्य लोग भी हैं, यानी जमानत पर जो लोग छोड़े जाते हैं उनमें अभियुक्त भी है, अर्थात अन्य लोग भी हैं। और वही बात को कह रहा है कि जमानती यानी प्रतिभू, जमानती को हिंदी में क्या करे? प्रतिभू। ये जिसके लिए प्रतिभू हुआ है वो अभियुक्त हो या कोई अन्य, ठीक है, उसके बारे में ये घोषणा करेगा कि उसने किसकी प्रतिभूति ली है। और आप बेल बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें ये 486 में जिस प्रकार की घोषणा अपेक्षित की गई है ये उसमें अंतर्निहित होती है, लिखी हुई होती है, ठीक है। ये घोषणा करनी ही होगी। और जब ये सब हो जाएगा, यानी बंध पत्र मांगे जाएंगे आपसे, जरूरत होगी तो घटा दिए जाएंगे, ये अलग बात, ठीक है। दूसरा, आप बॉन्ड देंगे, पहले तो मांगे जाएंगे ना, पहले मांगे गए 484 में, 485 में आपने दिए, 486 में आपने डिक्लेयर किया, ठीक है ना। अब उन्मोचन होगा,
जब 484, 485, 486 इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, अब रिलीज होगा आदमी कहां से? अभिरक्षा से। ठीक है, अब कह रहा है अभिरक्षा से उन्मोचन। जो ही बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर दिया जाता है, त्यों ही वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए निष्पादित किया गया है, वह निष्पादित किया गया छोड़ दिया जाएगा। ज्यों ही त्यों ही, इन शब्दों का प्रयोग, मीनिंग देयर बाय विदाउट एनी डिले, एक मिनट भी नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसी के लिए सारी लड़ाई लड़ी गई, इसलिए उसने कहा ज्यों ही त्यों ही छोड़ दिया जाएगा। और यदि वह जेल में है तो तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता, तो जेल में हो तब उसकी जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जेल के भारसाधक अधिकारी को उसके छोड़े जाने के आदेश जारी करेगा, और वह अधिकारी आदेश की प्राप्ति पर उसे छोड़ देगा। आदेश जारी करेगा तो आदेश जारी होते ही उसे प्राप्त तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? आदेश तो वो अपने न्यायालय में जारी करेगा, और व्यक्ति है जेल में, तो प्राप्त होना चाहिए ना जेल के भारसाधक अधिकारी को। तो इसी को जेल के भारसाधक अधिकारी को आदेश भिजवाने की प्रक्रिया को कचहरी में क्या कहते हैं? परवाना भिजवाना, रिहाई परवाना भिजवाना। ठीक है, वो आप भिजवाएंगे और जब उसे प्राप्त होगा तो वो छोड़ दिया जाएगा। अब अगर परवाना गलत है, ठीक है, किसी का नाम लिखा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित व्यक्ति की रिहाई के लिए उसे परवाना प्राप्त हुआ, यह कहा ही नहीं जा सकता फिर, क्योंकि वो गलत है। वो वापस आता है, करेक्ट होता है, करेक्ट होकर फिर जाता है, जैसे ही प्राप्त होगा छोड़ देगा। ठीक है, ये कहता है इस धारा की, यह धारा 478 या धारा 480 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के छोड़े जाने की अपेक्षा करने वाली न समझी जाएगी जो ऐसी बात के लिए निरुद्ध किए जाने का भागी है जो उस बात से भिन्न है जिसके बारे में बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित किया गया है। यानी यहां यह लिखा है कि वो व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? अब वो मान लीजिए 5 मुकदमों में इन्वॉल्व है, तो एक मुकदमे में उसका छोड़े जाने के लिए आदेश जारी है, ठीक है, 4 में तो हुआ नहीं। और अगर यहां यह बात क्लियर न की जाए तो यह बात फिर निर्वचन का सवाल बन जाएगी। हालांकि निर्वचन अगर ठीक से करेंगे तो निर्वचन यही आ जाएगा कि भाई जिसमें आप छोड़े गए उसी में तो छोड़े जाएंगे, जिसमें छोड़े ही नहीं गए उसमें कैसे छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन एक झंझट खड़ा हो जाएगा, लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि हमारे छोड़े जाने के लिए आदेश हो गया, इसलिए आप हमें छोड़ दीजिए। इसलिए उसने कहा इस धारा की या धारा 478 की कोई बात निरुद्ध व्यक्ति को यदि उस बात के अतिरिक्त, जिस बात के लिए उसे जमानत पत्र पर छोड़ने का आदेश दिया गया है, उस बात के अतिरिक्त किसी अन्य बात के लिए भी निरुद्ध किया जाना है, तो इस धारा या धारा 478 की कोई बात ऐसे व्यक्ति को छोड़ने के लिए अपेक्षित करने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है ना? बात को क्लियर किया गया है और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब कहता है 488, अब यहां पर व्यक्ति छूट गया, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि पहले ली गई जमानत अपर्याप्त पाई गई। ठीक है, यह अपर्याप्त हो गई। हमने अपने मकान पर ली थी जमानत, मकान का 3/4 हिस्सा हमने बेच दिया, तो अब तो पर्याप्त हो गई, ठीक है ना? पहले जब ली थी ठीक थी, अब अपर्याप्त हो गई। तो ऐसी दशाओं में क्या होगा? कहता है जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति, यदि भूल या कपट के कारण या अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभूत स्वीकार कर लिए गए हैं, अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, दोनों में से कोई बात हो। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शून्य संविदा, ठीक है, शून्य संविदा ये नहीं होती,
हो ही नहीं सकती। क्यों? संविदा की डेफिनेशन क्या है? करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय उसे आप संविदा कहते हैं। ठीक है, संविदा नाम की कोई चीज होती नहीं है। मूल रूप से जैसे लड़का और लड़की होते हैं, स्त्री और पुरुष, ये एक विशेष अवस्था का नाम है। मूल रूप से स्त्री और पुरुष ये विभाजन ही नहीं है। मूल रूप से जो विभाजन है वो लड़का और लड़की, ये मूल विभाजन है। ऐसे ही जो मूल विभाजन है वो शून्य करार, ठीक है, वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार और विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार, यानी वो करार जिसका विधि के माध्यम से प्रवर्तन हो सकता है और वो करार जिसका विधि के माध्यम से प्रवर्तन नहीं हो सकता। यह है मूल विभाजन। विधि द्वारा जिसका प्रवर्तन हो सकता है उसे हम संविदा नाम दे देते हैं, उसे हम संविदा कहते हैं। और जो विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं हो सकता उसे कोई नाम नहीं मिलता, वो बस शून्य करार है। क्यों शून्य क्यों है? क्योंकि विधि द्वारा उसका प्रवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो संविदा कभी शून्य नहीं हो सकती, यानी संविदा कभी शून्य नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि शून्य संविदा नाम की कोई चीज नहीं होती। संविदा जो शून्य हो गई ये तो हो सकता है, या तो शून्य करार होगा, यानी जिस समय किया गया उसी समय शून्य है, और जिस समय किया जाता है उस समय शून्य। कौन कौन से करार हैं वो भारतीय संविदा अधिनियम स्वयं बताता है। धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26, वे सारे करार किए जाने के समय ही शून्य है, इसलिए वे शून्य करार हैं, शून्य संविदा नहीं। व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य है, विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है, लोक नीति के विरोध में करार शून्य है, मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया करार शून्य है, लोक नीति के विरोध में करार शून्य है, प्रतिफल या उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध है, करार शून्य है। करार शून्य है, संविदा नहीं। और ये कहां लिखा है? 23, 24, 25, 26, 27, 28 वहां लिखा है। ठीक है, करार शून्य होता है, संविदा नहीं। संविदा किए जाने के समय ठीक होगी तभी संविदा होगी, यानी करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय किए जाने के समय तो वो संविदा बना। हां, यह हो सकता है कि कालांतर में समय का परिवर्तन हुआ हो और वो करार शून्य हो गया। किए जाने के समय एकदम ठीक था, जब किया गया था तब उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। जैसे हमने एक काम को करने के लिए आपसे इस समय करार किया, ठीक है एकदम, और कल कानून बदल गया और उस ढंग का काम करने का हक सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और यह कह दिया कोई प्राइवेट आदमी इस काम को नहीं करेगा। तो वो करार जो किए जाने के समय ठीक था और इस कारण से संविदा बना था, अब शून्य हो गया। तो संविदा जो शून्य हो गई, ये तो होता है। ये नहीं हो सकता कि संविदा शून्य, शून्य संविदा, ये नहीं होता, शून्य करार होता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों बातों के। ऐसे ही यहां है प्रतिभू जो भूल या कपट या अन्य किसी कारण से, ठीक है, जानकारी नहीं हो पाई और अपर्याप्त होने के बावजूद स्वीकार हो गया, एक पोजीशन ये हो सकती है। भूल हो गई, कपट किया गया या अन्य किसी कारण से, ठीक है, अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिया गया। अपर्याप्त यानी जिसकी क्षमता इस व्यक्ति के भाग जाने पर उतना रुपया देने की नहीं है, और या फिर कालांतर में समय के परिवर्तन के कारण प्रतिभू अपर्याप्त हो गया। ठीक है, दोनों में से इसकी कोई भी हो सकती है। उस दशा में क्या होगा?
न्यायालय यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, जारी कर सकता है, करेगा नहीं, कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है, और उसके ऐसा करने में असफल रहने पर उसे जेल सुपुर्द कर सकता है। ठीक है, प्रतिभूति अपर्याप्त हो गया या अपर्याप्त प्रतिभूति स्वीकार हो गया, तो न्यायालय क्या कर सकता है? गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कर सकता है। व्यक्ति स्वयं आ जाए नया प्रतिभूति लेकर, क्यों करेगा गिरफ्तारी का वारंट जारी? ठीक है, ये तो अगर ये लिख दिया जाए करेगा तो ये बात ही बेवकूफी के भाई, हमें पता लग गया आपकी गलती से हम आपको दे गए, आप पर्याप्त हम इन्हें लेके पहुंचे कि ये पर्याप्त है, तुमको नहीं पहले तो हम वारंट जारी करेंगे फिर तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तो ये तो गधेपन का काम क्यों? ठीक है, इसलिए कहा कर सकता है, नहीं आओगे तो करेंगे। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देगा, और गिरफ्तार हम क्यों करा रहे हैं? कि पर्याप्त प्रतिभूति दो, पर्याप्त प्रतिभूति आपने दे दिया, बात खत्म हो गई, और नहीं तो फिर आप जेल जाएंगे ही, क्योंकि आप तब तक अभिरक्षा में रहेंगे। अभिरक्षा तो उन्मोचन कब होगा? जब 484, 485, 486 ये कंप्लीट हो जाए, तब होगा ना अभिरक्षा उन्मोचन। ठीक है, और वो तो कंप्लीट नहीं हुआ आपके केस में, क्योंकि आपने पर्याप्त प्रतिभूति दिया ही नहीं, ये जो दिया था वो पर्याप्त हो गया, तो अभिरक्षा उन्मोचन कैसे होगा? अभिरक्षा सुपुर्द होंगे आप। ठीक है, तो वो यहां लिखा है। ठीक है, प्रतिभूतियों का उन्मोचन, अब ये भी बनाना जरूरी है। ठीक है, आपके पास लोग आते हैं, हमारी जमानत कटवा दो, और आप जमानत कटवाने जब बात जाते हैं, वहां किस सेक्शन में कटती है? इस सेक्शन में 489। भाई आज हमारी इच्छा थी, हमारे आपसे संबंध अच्छे थे, इसलिए हमने आपकी जमानत ले ली, कालांतर में नहीं लेते हम, और संबंध मेरे आज भी अच्छे, लेकिन हमें आप पर कोई विश्वास नहीं बचा, आप गड़बड़ कर रहे हो लगातार, तो हमें तो पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिभूतियों का उन्मोचन, प्रतिभूति को भी हक है कि वो जब तक चाहे तब तक व्यक्ति के लिए प्रतिभूति रहे, जब न चाहे तो न रहे। ठीक है, क्या कहता है देखें, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रतिभूतियों में से सब या कोई, दोनों चाहते हैं कि हमें उन्मोचित किया जाए, तो दोनों, एक चाहता है तो एक, सब या कोई बंद पत्र के या तो पूर्णतया या वहां तक जहां तक वह आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्मुक्त किए जाने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो कह सकते हैं कि हमारा संबंध भैया इनसे जहां तक है, जहां तक हमने जिम्मेदारी ली है, हमें मुक्त कर दिया जाए, इसके लिए वो किसी भी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक समस्या पैदा होती है। ठीक है, उसका उत्तर अभी हमें मिला नहीं है, इसलिए हम बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या सेशन कोर्ट से, ठीक है, प्रतिभूतियों के उन्मोचन के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि यहां सीधे लिख रहा मजिस्ट्रेट से प्रतिभूतियों के उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है। होता तो रोज है, ठीक है, जब रोज होता है तो फिर कैसे होता है? कुछ तो होगा ही, अभी हमें मिला नहीं है। ठीक है, मिलेगा तो हम देखेंगे, ढूंढने की कोशिश भी हम करेंगे, लेकिन मिला हमें नहीं। ठीक है, कहता है ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट कि जारी करेगा कि ऐसे छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए। अब कहने को यह कहा जा सकता है कि अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट के यहाँ ही जमानत फाइल होती है, इसलिए अगर प्रतिभूति अपर्याप्त है तो वहीं, या प्रतिभूति उन्मोचित होना चाहता है तो वहीं जाए। लेकिन जब अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तो सुपुर्द हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, और जो कमिट हो जाएगा तो फाइल ही नहीं बचेगी मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो मजिस्ट्रेट कैसे वहां कैसे उन्मोचित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं? सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में, जब मामला सत्र सुपुर्द हो जाए, लेकिन लिखा है यहां मजिस्ट्रेट ही है। ठीक है, आगे कहता है कि अगर प्रतिभूति ने उन्मोचित होने के लिए आवेदन कर दिया
ठीक है, अब हमें 20 साल हो रहे हैं, ठीक है, वकालत में, और 2006, ठीक है, इससे पढ़ाना शुरू कर दिया था। 18 साल पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन मेरे सामने ये समस्या आज भी बनी हुई है, ठीक है। तो एक बार में पूरा कानून आ जाएगा ऐसा सोचना भी हमें तो नहीं लगता ठीक है, बाकी जैसा भी है, ठीक है। प्रतिभू उन्मोचित होने के लिए मजिस्ट्रेट से आवेदन किया जा सकेगा, और अगर आपने किया तो फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। आप अगर संबंधित व्यक्ति को साथ ही लेकर आए, ठीक है, यानी प्रतिभू जिसकी जमानत उन्होंने ली थी उसे लेकर साथ में आए, तो फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए कोई जरूरत है ही नहीं प्रतिभू के आवेदन। लेकिन प्रतिभू ने आवेदन कर दिया और वो व्यक्ति नहीं है, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है, यद्यपि अभी प्रतिभू उन्मोचित नहीं हुआ, अभी सिर्फ आवेदन हुआ है, ठीक है, उन्मोचित नहीं हुआ है अभी। क्योंकि अगर वारंट जारी करने पर भी पकड़ में ना आया तो पहले तो तुम पैसे दोगे, ठीक है, ऐसे कहां भाग जाओगे भाई, ली का है थी, ये तो लेके आओ उसे, तो वारंट जारी नहीं करेंगे। और अक्सर वहां यही कहते हैं कि लेके आओ, मुलजिम लेके आओ पहले, ठीक है। तो अक्सर लोग जब जमानत उन्मोचित कराने के लिए अपना दायित्व से जाते तो मुलजिम लेकर भी जाते ही, ये स्थिति कम आती है। और अगर अभियुक्त सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर नहीं ही आता है, तो फिर जब 446 में, यानी जो आपका 494 हो गई है, 494 कितने, 494 नहीं, ये आपका 491, इसकी प्रक्रिया जब शुरू होती है, ठीक है, तब तो वारंट जारी ही हो जाता है अभियुक्त का। अदरवाइज आपने उन्मोचित करने के लिए जो आवेदन किया, तो आप उन्मोचित तभी होंगे जब अभियुक्त न्यायालय में आ जाएगा, चाहे तुम लाओ और चाहे हम पकड़वाएं, कुछ भी करें। फिर कहता है वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने पर या उसके स्वेच्छा अभ्यर्पण करने पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट बंधपत्र के या तो पूर्णतया या वहां तक जहां तक कि वह आवेदकों से संबंधित है, यह भी कर सकता है कि टोटल जमानत, एक ने कहा हम उन्मोचित होना चाहते हैं, हमने टोटल उन्मोचित कर दिया कि नहीं नहीं अब तुम सब फ्रेश दो, दोनों जमानतें फिर लाओ। ये इसलिए कि हम इनके साथ तो जमानत देने को तैयार थे, तुम्हारे साथ तैयार नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम हमें 1 लाख का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप 1 लाख का नुकसान सह लोगे। क्यों? तुम्हें मालूम है 1 लाख का नुकसान जैसे ही हमें होगा हम सड़क पर आ जाएंगे तत्काल, हमारा मकान बिकेगा जो तुम खरीदना चाहते हो, ठीक है, इसलिए तुम जानबूझकर उसे भगा दोगे, ठीक है। तो हम तुम्हारे साथ जमानत में रहना चाहते हैं या नहीं, ये भी तो एक सवाल है, हम इनके साथ राजी थे, ठीक है। इसलिए यहां लिखा है कि अगर एक जमानती ने उन्मोचित होने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया, तो या तो पूर्णतया मजिस्ट्रेट ये भी कर सकता है, पूर्णतया उन्मोचित कर दिया, सबको उन्मोचित कर दिया, आप फ्रेश दो, और या ये भी हो सकता है जहां तक आवेदक का संबंध है वहां तक उन्मोचन कर दे, शेष बना रहे, ये भी संभव है, ठीक है ना, दोनों बातें संभव है। और ये आपका 490, जो पूर्व में क्या था 445, और ये सेक्शन एक्सेप्शनली प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यद्यपि हम जमानतियों के मांगे जाने से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी जमानतियों का मांगा जाना ही कानून है, ठीक है। जमानती मांगे जाएंगे और जब आप जमानती दे देंगे तभी छूटेंगे। ये नहीं है कि जितने राशि की जमानत मांगी गई उतना रुपया हम जमा करा देते हैं और हम छूट जाएं। ये सामान्य अवस्था नहीं है, सामान्य कानून ये नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी गारंटी 2 लोग भी नहीं ले सकते तो तुम्हें जमानत पर क्यों छोड़ दिया जाए। लेकिन एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है, वही कि विदेशी भारत की धरती पर अपराध करने के लिए अभियोजित होना शुरू हो गया,
ठीक है, वो यहां एक कंपनी में एम्प्लॉय भी है, भागेगा नहीं, लेकिन जमानत उसकी कोई लेने को तैयार नहीं। ठीक है, ऐसी दशा में उसे कैसे छोड़े? तो एक एक्सेप्शन के लिए ये बनाया गया है। 445 कहता है, 445 है 490, कि जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह न्यायालय या अधिकारी उस दशा में जब वह बंद पत्र सदाचार के लिए नहीं है, नहीं सदाचार के लिए तो नहीं, उसे ऐसे बंद पत्र के निष्पादन के बदले में इतनी धनराशि या इतनी रकम के सरकारी वचन पत्र, ठीक है, जितनी वह न्यायालय या अधिकारी नियत करे, निक्षिप्त करने की अनुज्ञा दे सकता है। दे सकता है, देगा नहीं लिखा है, दे सकता है। सरकारी वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, जिन्हें एनएससी, केवाईसी इस नाम से जानते हैं, ठीक है, केवाईसी तो नहीं, वो किसान विकास पत्र, ठीक है, ये सारी चीजें, ये या उतनी धनराशि उसे जमा करने की अनुमति संबंधित न्यायालय दे सकता है किसी भी व्यक्ति को जिससे प्रतिभूति मांगी गई, वो अभियुक्त है या कोई भी जिससे प्रतिभूति मांगी गई, क्योंकि खाली अभियुक्त से प्रतिभूति मांगी जाएगी ये थोड़ी है, वो तो किसी से भी मांगी जा सकती है। ठीक है, ये आपका 445 और ये 446 की प्रक्रिया, जो 446 की कहलाती थी, जो अब 491 की कहलाती है। और ये प्रक्रिया कचहरियों में रोज चलाई जाती है। ठीक है, 446 की प्रक्रिया शुरू करने हम जा रहे हैं। इसकी सूचना सबसे पहले श्योरिटीज को दी जाती है। ठीक है, और उसको कचहरी भाषा में क्या वो बोलते हैं, वहां कहते हैं NBW कर दो और नोटिस टू श्योरिटीज कर दो। कहते हैं इसमें NBW NS जारी है, ये कहते हैं वहां NS जारी है, यानी नोट, ठीक है, नोटिस टू श्योरिटीज जारी हो गया है। काहे के लिए? 446 की कार्यवाही या 491 की कार्यवाही, ठीक है, शुरू हो गई है। इसके लिए कहता है प्रक्रिया जब बंधपत्र समाप्त कर लिया जाता है, ठीक है, जहां इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी 446 की कार्रवाई तब भी होगी जब आपने सिटी मजिस्ट्रेट वो 151 के जो बंध पत्र आप बताते हो कि 151 के दाखिल करके आए हैं, वो दाखिल करोगे तो भी यही कार्रवाई होगी। आप कहते हो ना 107-16 की कार्रवाई में बॉन्ड दिया है, जो अब 107-16 नहीं है, अब वो 126, ठीक है, वो हो गई है 163-63 जाने कितनी, वो जो भी है सेक्शन बदल गया उसका। उसने कहा जहां इस संहिता के अधीन कोई बंध पत्र निष्पादित किया जाता है, इस संहिता के अधीन कोई बंध पत्र, जरूरी नहीं जमानत, कोई बंध पत्र निष्पादित किया जाता है, कोई बंध पत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए, और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है, ठीक है, समाधान प्रद रूप में साबित कर दिया जाता है कि बंध पत्र समाप्त हो चुका है, अथवा इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंध पत्र की बाबत उस न्यायालय को जिसके द्वारा बंध पत्र लिया गया था, या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय को समाधान प्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि बंध पत्र समाप्त हो चुका है, वहां न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा और ऐसे बंध पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी शास्ति की दे या कारण दर्शित करे कि वह क्यों नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है ना, ये नोटिस आ गया, कहीं पर कारण दर्शित करे, उससे अपेक्षा करेगा, तो अपेक्षा कैसे करेगा? नोटिस जारी करके। यही नोटिस टू श्योरिटीज इन्हीं शब्दों के प्रभाव से होते हैं। न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है कि बंध पत्र समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका मीनिंग देयर बाय बंध पत्र का पालन नहीं हो रहा,
बंद पत्र में जो लिखा था वो नहीं किया जा रहा। ये लिखा हुआ था कि सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर उपस्थित होंगे, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, इन्होंने गारंटी ली थी, ये साबित कर दिया गया। और साबित कैसे किया जाएगा? दिखाया जाएगा इतनी डेटों से आई ही नहीं है। ठीक है, जब ये साबित कर दिया जाएगा न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय क्या करेगा? ठीक है, कि ऐसे बंद पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसकी शास्ति दे, यानी उसमें जो लिखा है उतने पैसे दो, या कारण दर्शित करो कि क्यों नहीं दो, क्यों नहीं तुम्हें देना चाहिए, वो पैसे क्यों नहीं देने चाहिए, ये कारण दर्शित करो। तो नोटिस टू श्योरिटीज इसी सेक्शन में इन्हीं शब्दों के प्रभाव से जारी होते हैं, और फिर जमानती आते हैं और कारण दर्शित करने के लिए समय मांगते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि कारण दर्शित करने की अपेक्षा न्यायालय करेगा। ये थोड़ी कह रहा है सेक्शन की तुरंत कारण दर्शित करेगा, वो कारण दर्शित करने के लिए समय मांगते हैं, और उसी बीच वो अभियुक्त को पकड़कर कई बार ले आते हैं। ठीक है, और अगर ले आए तब तो ठीक है, और अगर नहीं ला पाए, ठीक है, तो अभियुक्त पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, इससे इनके दायित्व पर कोई असर नहीं आएगा। इन्हें उतने पैसे देने ही पड़ सकते हैं, पड़ेंगे नहीं कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि न्याय का प्रशासन हमेशा संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। ठीक है, पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन नॉर्मली अगर अभियुक्त पकड़ लिया जाता तो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, ये इस सेक्शन में आगे लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं हो सकता, इसलिए कल चर्चा करेंगे इस पर, और कल संभवतः ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। देखें।